नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपका एबीवाई के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में लगभग अपने 14 क्वेश्चन के उत्तरों का सही जवाब दिया था और उनके बारे में संक्षिप्त में विवेचना या जानकारी प्राप्त करी थी। उससे अब अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, एक चीज़, आप इनसे अगर जुड़े हैं इस कक्षा के माध्यम से तो इसको पूरा देखें। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ें आपको एक छोटी सी क्लास में उस एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बिखोर के रख दिया है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, आवाज़ थोड़ा भारीपन लग रहा होगा आपको, क्योंकि एक लंबे समय से मैं बीमार चल रहा था। ठीक है, तो उसी के साथ अपन कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पिछली कक्षा के बारे में बताऊं तो अपन ने लगभग अभी तक 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं संक्षिप्त टिप्पणी के साथ। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन कहता है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें आप, कि प्रश्न एग्जामिनर क्या कहना चाहता है कि ये जो 2021-22 में जो भी वन श्रेणी का प्रतिशत बताया गया था, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, अति सघन, इन सभी में से सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? वन क्षेत्र सर्वाधिक किसका है प्रतिशत में पूछा है। तो इसका सही उत्तर आप अपने कॉपी में लिखें और बताएं कि क्या आरक्षित है, क्या अवर्गीकृत है, क्या रक्षित है, क्या अति सघन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका रक्षित इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक प्रतिशत में भी रक्षित वन है और सर्वाधिक अगर टोटलिंग गिनती में भी कहा जाए आंकड़ों में तो भी सर्वाधिक कौन सा है? आपका रक्षित वन है। और इसके साथ परसेंटेज में भी पूछा जाए तो सर्वाधिक अपना कौन सा है? रक्षित वन। अब ये चीज़ें होती क्या है? तो अब नवीनतम आंकड़े 2023 जो वन रिपोर्ट आई है, जो कब आई थी? तो 1 दिसंबर 2024 को आई थी। तो उस रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम आंकड़ों को अपन जान लेते हैं। तो ये रिपोर्ट किस नंबर की थी? 18वीं वन रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट कौन पेश करता है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारत के कुल वनों का 3.10% भाग कहाँ है? राजस्थान में। यानी कि भारत में 100 वन है, यानी कि 100% वन है, 100 पेड़ है, उसमें से मान लो 3.10% पेड़ का है अपने राजस्थान में। अभिलेखित वन क्षेत्रों में राजस्थान का 15वां स्थान है। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित वन क्षेत्र श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। राजस्थान की कुल प्रशासनिक दृष्टि से वन क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो अपन आगे चलते हैं। कुल वन क्षेत्र राजस्थान में कितना है? तो 32,921 वर्ग किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में टोटल हरियाली कितनी, टोटल हरे भरे पेड़ कितने हैं? तो कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 32,921 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा बात की जाए राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 9.60%। कहना चाहता है ये आपका क्या है? राजस्थान है। इस राजस्थान का जो भी आपका 3,42,000 जो पूरा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये उस वर्ग किलोमीटर में से लगभग 32,921 अपना क्या है? वन क्षेत्र। यानी कि जो ये 100% राजस्थान है, उस 100% राजस्थान का मात्र 10%, लगभग 10% क्या है? वन है। अब आप देख लो आपको कितने वन की आवश्यकता है। आपके पास केवल मात्र 100 में से कितना वन है? 10% वन है, क्योंकि आपके पास क्षेत्रफल 100% है, मगर वन कितना है? 10% ही है। और ये भी अगर पॉइंट में पूछ लिया जाए तो 9.60% आपके पास क्या है? राज्य का कुल क्षेत्रफल तो वन है। और आंकड़ों में पूछे कितने किलोमीटर में है? तो 32,921 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का वन क्षेत्र फैला है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अगली आती है आरक्षित वन। मैंने इन कैटेगरी को भी डिफाइन कर दिया है। तीनों कैटेगरी में कौन कौन से वन कितने अधिक हैं, कितने कम हैं, और वो वन कितने वर्ग किलोमीटर पे फैले हैं। पहले पहले आता है आरक्षित।
वन, इसको अपन कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। ये वन उस प्रकार के वन होते हैं जहां पर लकड़ी काटना और पशुचारण, शिकार, सब पर क्या होता है, प्रतिबंध। कि आरक्षित वन, जिन जिनको आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है, वहां पर कोई भी वनों में लकड़ी को काट नहीं सकता, पशुचारण नहीं करवा सकता, आखेट या शिकार क्या होंगे, पूर्णतः प्रतिबंध होंगे। अगर वो करता है व्यक्ति जो भी, तो उस पर क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है आरक्षित वन का, जो अपने लगभग 32,921 जो वर्ग किलोमीटर था, उसमें से 12,178.03 वर्ग किमी कौन से वन है, आरक्षित वन है। अब ये आरक्षित वन उसमें से परसेंटेज कितना रखते हैं, तो 36.99%। आप लगभग मान के चल 37 मानेंगे तो भी इसका ऑप्शन में सही उत्तर होगा। ठीक है। अब ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के वन तो उदयपुर में पाए जाते हैं। अगली बात करें रक्षित वन, संरक्षित वन। इनको रक्षित वन भी कहते हैं, संरक्षित वन भी कहते हैं, और प्रोटेक्टेड वन। ये वो है जिनमें कुछ हद तक छूट दे दी जाती है, कुछ हद तक, सब नहीं है, प्रतिबंध तो है इस पे भी, मगर कुछ चीज़ों पर लकड़ी काटने और कहीं कहीं पर इसको छूट दी जाती है। क्षेत्रफल बात करें तो टोटल में से इसका क्षेत्रफल कितना है, 18,605.18 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रतिशत की बात करेंगे 56.51%। अभी प्रश्न में जो सही उत्तर था वो कौन सा था, रक्षित वन था। और आप देख पा रहे हो लगभग राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो रक्षित वन का है, संरक्षित वन का है। और अगर संख्या पूछ ली जाती है वर्ग किलोमीटर में, तो आपको याद रखना था 18,605 वर्ग किलोमीटर। इनमें लकड़ी काटने एवं पशुचारण की सीमित छूट होती है। सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है, तो 12 में। यानी कि पूछ लिया जाए आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में है। रक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है, तो अपने 12 में। तीसरा बिंदु आता है इसी में अवर्गीकृत वन, अनक्लासिड वन फॉरेस्ट। यानी कि अवर्गीकृत वन की बात करें तो इसमें लकड़ी काटने व पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जितना चाहे उतना चराओ, जितनी चाहे उतनी लकड़ी काट लो। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो ये उसमें आता है आपका लगभग 2,137.79 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2137, सबसे कम है। प्रतिशत की बात करेंगे तो 6.50% है। और सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है, तो आपके बीकानेर में। ठीक है, ये आपका था 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है, आपने कोई न कोई मूवी में देखी होगी बीन, पुंगी, है ना, जिसमें हकीकत में सांप नाचता हो नहीं नाचता हो, मगर पुंगी बहुत अच्छी बजाई जाती है। तो सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा पुंगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन चारों ऑप्शन की भी अपन अब एक छोटे से शॉर्ट में अपन वाद्य यंत्र देख लेते हैं। तो वाद्य यंत्रों की बात करें अपन, तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, चार। एक अवनद वाद्य यंत्र, एक तत्व वाद्य यंत्र, एक सुशिर वाद्य यंत्र, और एक आपके गण वाद्य यंत्र। आप सभी को पता है अवनद वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं जिसके दोनों तरफ क्या चमड़, दोनों तरफ या एक तरफ चमड़ा मंडा हुआ होता है। जैसे ढोलक है, एक तरफ चमड़ा होता है, बीच में लोहे का या लकड़ी का बना होता है। तो जिसकी एक तरफ या दोनों तरफ चमड़ा लगा हुआ हो किसी जानवर का, वो कौन से वाद्य यंत्र होंगे, अवनद वाद्य यंत्र। एक होते हैं तत्व वाद्य यंत्र। आपने ऐसे वाद्य यंत्र भी देखे इसमें तार लगे हुए हों, जैसे तंबूरा, एक तारा, गिटार, सितार। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे हुए हों और तारों को छूने से ध्वनि उत्पन्न होती हो, या फिर उनको हिलाने से झनकार उत्पन्न करने से, वो वाले वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, आपके तत्व वाद्य यंत्र होते हैं।
एक आपको दे रखे हैं यहाँ पे सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? सुशीर। सुशीर यानी कि फूंक दे के या हवा मुंह के द्वारा छोड़कर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनको अपन सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। फिर आते हैं गण वाद्य यंत्र, जो धातु के बने हुए होते हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? गण वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से इसमें वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया है देख लेते हैं। चमड़े से मढ़े हुए वाद्य अवनद वाद्य कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल है देख लेते हैं। अवनद वाद्य यंत्र में मृदंग और पखावज शामिल है, ढोलक शामिल है, ढोल शामिल है, नगाड़ा, नौबत, मांडल, चंग, खंजरी, डेरू, टाक, टाक, बाबूजी के माटे, ताशा, दमामा, कुंडी, टामका, गेरा, दोसा, बोली, डिबको। ये सभी के सभी किस प्रकार के वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र है। एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें चारों प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा सुशीर वाद्य है, कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, कौन सा गण वाद्य और कौन सा गण वाद्य नहीं है। तो आपको ये चीजें भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तत्व वाद्य यंत्र तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न किया जाता है, वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। वितत यानी कि ऐसे तार वाले वाद्य यंत्र जिसमें मिजराब या गज की सहायता से बजाए जाते हैं, या एक लोहे की एक उंगली टाइप कुछ पहन के जिसके सहारे तार से बजाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? वितत वाद्य यंत्र। इसी का ही उदाहरण है, जिसको गज या मिजराब से बजाए वही वितत। अब इनमें कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। वितत में सारंगी, जंतर, रावण हत्ता, तंबूरा, इकतारा, एक तारा, आदि वाद्य, नारद वाद्य। चारों एक ही नाम है, एक तारा, आदि वाद्य और नारद वाद्य। पपंग, कामयचा, कमायचा, सुरिंदा, चिंकारा, चिकारा, दूकाको, गुजरी, रवाब, दूतारा, सुरमंडल और रबाज। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं उल्टी तरफ से। रबाज, सुरमंडल, दूतारा, रवाब, गुजरी, दूकाको, चिकारा, सुरिंदा, कमायचा, पपंग, नारद वाद्य, आदि वाद्य, एक तारा, तंबूरा, रावण हत्ता, जंतर और सारंगी। ये सभी के सभी तत्वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। मैं इसमें डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, केवल मात्र मैं सारणी लेके आया हूँ जिससे आपको ये पता चले कौन सा तत्व है, कौन सा वीत, कौन सा आपके सुशीर है, कौन सा आपके अवनद है और कौन सा आपका गण है। सुशीर वाद्य यंत्रों की बात करेंगे जो वाद्य फूंक से बजाए जाते हैं। बांसुरी, अलगोजा, पुंगी बीन, शंख, ये आपके अभी एग्जाम में क्वेश्चन था। शंख, शहनाई, मोरचंग, बांकिया, मस्सक, नागफणी, करना, तुर्री, सुरनई और नड़, ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन कौन से हैं तो नड़, सुरनाई, तुर्री, करना, नागफणी, मस्सक, बांकिया, मोरचंग, शहनाई, शंख, पुंगी बीन, अलगोजा और बांसुरी। अलगोजा एक प्रकार का दो बांसुरियों वाला वाद्य यंत्र है जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। मैं करंट में भी बता चुका हूँ एक दो बार। धातु से बने वाद्य यंत्र गण वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं धातु से बने? तो मंजीरा, झांझ, खड़ताल, करताल, चिमटा, घंटा, रमझोल। कौन कौन से हैं तो रमझोल, घंटा, चिमटा, खड़ताल, झांझ, मंजीरा। ये सभी कौन से वाद्य यंत्र हैं तो गण वाद्य यंत्र है। दो तीन बार चीज़ों को देखोगे, एक चार्ट बना के सामने चिपका दोगे एक पेज पे, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब जो मुख्य मुख्य वाद्य यंत्रों के जो कलाकार हैं उनको एक छोटे से पेज पे स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि आपको पूछ लिया जाए खड़ताल के जादूगर या खड़ताल के मुख्य वादक कौन है, तो आपको नाम रखना है सादिक खां मांगणियार। क्या यह नाम याद रखना है? सादिक खां मांगणियार। कहाँ के निवासी थे तो बाड़मेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बाड़मेर में। फिर पूछ लिया जाए बपंग के जादूगर कौन थे, बपंग के मुख्य वादक कौन थे, तो आपको याद रखना है जहूर खां मेवाती। क्या नाम बताया मैंने? जहूर
खां मेवाती, और वो कहाँ के थे, या तो आपको अलवर याद रखना है, मेवात का है, अलवर। अगला आता है कमायचा। कमायचा के जो मुख्य प्रमुख कलाकार है उनका नाम है कमल साकर खां। ये आपके निवास कहाँ का करते हैं, तो जैसलमेर का करते हैं। पूछ लिया जाए सुरनई, सुरनई के प्रमुख कलाकार कौन है, तो पेपे खां मांगणियार। क्या याद रखोगे आप, पेपे खां मांगणियार, पेपे खां मांगणियार, जो कहाँ के थे, आपके जैसलमेर के थे, और किसके प्रमुख वादक हैं, तो सुरनई के। एक आता है आपका शहनाई। क्या नाम है, शहनाई। शहनाई की बात करें तो शहनाई के अपने कौन है, तो चांद मोहम्मद खां। क्या नाम है, चांद मोहम्मद खां, और कहाँ के हैं, तो जयपुर के हैं। अगला आता है नगाड़ा। नगाड़ा के जो वादक हैं वो कहाँ के हैं, पुष्कर के हैं, और क्या नाम है उनका, राम किशन सोलंकी। क्या नाम है, राम किशन सोलंकी। पूछ लिया जाए पखावज। पखावज के प्रमुख कलाकार कौन है, तो पंडित पुरुषोत्तम जी, और ये आपके कहाँ के हैं, तो नाथद्वारा राजसमंद के हैं। फिर अगर पूछ लिया जाए कर्णा भील का मुख्य वाद्य कौन सा था, तो आप याद रखोगे नड़। क्या याद रखोगे, नड़। पूछ लिया जाए नड़ के प्रमुख वादक कलाकार कौन थे, तो आपको याद रखना है कर्णा भील, और कर्णा भील अपने कहाँ के थे, तो जैसलमेर के थे। पूछ लिया जाए सारंगी के प्रमुख कलाकार कौन है, या सारंगी का जादूगर कौन है, तो बता देना आप, सुल्तान खां। परीक्षा में आप क्या राइट करके आ जाना, सुल्तान खां। पूछ लिया जाए अगर एग्जामिनर के द्वारा हारमोनियम के प्रमुख कलाकार कौन है, तो आप एग्जाम में राइट करके आना, गोला करके आना महमूद दौलपुरी पर। अगर आपसे पूछ रहे अलगोजा के अगर मुख्य कलाकार कौन हैं, तो आप वहां पर सही उत्तर करके आना, रामनाथ चौधरी। क्या नाम है, याद रखोगे, रामनाथ चौधरी। विश्व की सबसे बड़ी मूंछों का खिताब भी इनके पास है, तो रामनाथ चौधरी। कर्णाबिल के भी सबसे बड़ी मूछें हुआ करती थी। अगला प्रश्न आता है 17वां, बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। बालदा सिरोही में एक जगह है, वो किसके लिए प्रमुख भंडार है, क्या लोहे के लिए, क्या चांदी के लिए, क्या टंगस्टन के लिए, क्या तांबे के लिए प्रमुख भंडारण है। तो आपको बता दूं बालदा सिरोही किसके लिए प्रमुख भंडारण है, तो सिरोही में टंगसी में टंगस्टन के लिए बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में बालदा सिरोही टंगस्टन के भंडार और खनन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। बालदा सिरोही किसके लिए, टंगस्टन और टंगस्टन के भंडार और खनन के लिए। टंगस्टन का उपयोग कहाँ आता है, तो हार्ड मिश्र धातुओं को बनाने में, हार्ड मिश्र धातुओं में मिश्रण करने में, विद्युत में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में, और सैन्य अनुप्रयोगों में टंगस्टन का प्रयोग आता है। ऑप्शन में लोहा था। लोहा पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में पाया जाता है। एक ऑप्शन था चांदी। उपयोग की बात करें तो आभूषण, दिवाली पे चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक अनुप्रयोग। राजस्थान में जावर की खान में पाया जाता है, उदयपुर। फिर आता है तांबा, ऑप्शन में था। उपयोग की बात करें तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। भारत में तांबे के प्रमुख भंडारण की बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है, और राजस्थान में अगर प्रमुख स्थान कोई है तो वो है आपका खेतड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है 8 दिसंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने देश ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। किसने बिथोड़ा स्थान पर, क्या तात्या टोपे ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, क्या अंग्रेजी सेना ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, क्या ठाकुर कुशाल सिंह जी ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया, या फिर मेहराब खां और जयदयाल खान ने मिलकर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो ये आप सभी को पता है, बिथोड़ा के युद्ध में एकमात्र परास्त करने की बात आ रही है, दो ही शामिल थे, अंग्रेज और मारवाड़, और एक तरफ थे आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम आता है इनका, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराया था। कहाँ, तो बिथोड़ा के युद्ध में
वो कहाँ हुआ था, बिथोड़ा में हुआ था। और तारीख आपको याद रखनी है, ये बहुत बार पूछी हुई है, एक बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, तब में भारत में राजस्थान में प्रवेश किया और क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजों को बहुत बार युद्ध लड़े। अंग्रेजी सेना ही है। मेराब खां और जयदास का संबंध कहाँ से था, तो आपके कोटा से। बिथोड़ा बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को हुआ। इस युद्ध में कौन कौन शामिल था, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध की कमान संभाले हुए थे कैप्टन हिथकोट, और मारवाड़ की तरफ से आए थे कुमाल राय सिंघवी। ठीक है, जोधपुर राजा तखत सिंह की तरफ से लड़ने आए थे कैप्टन हिथकोट और कुमाल राजा सिंघवी। अब इनके सामने कोई थे तो वो व्यक्ति थे कुशाल सिंह चंपावत। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, और भीषण युद्ध के चलते कौन जीता, तो किनको जीत मिली, तो कुशाल सिंह चंपावत को जीत मिली, और यहाँ मारवाड़ की सेना परास्त हुई। ठीक है, इस युद्ध में जोधपुर का ओनाड़ सिंह पवार लड़ता हुआ मारा गया। और उस समय अगर मैं बात करूं, जोधपुर के मारवाड़ रियासत की बात करूं, तो राजा थे आपके तख्त सिंह। क्या नाम था राजा का उस समय, 1857 की क्रांति के समय राजा थे तख्त सिंह शासक थे। और पॉलिटिकल एजेंट की बात करेंगे तो मैक मैसन पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। आगे चलते हैं, इसके साथ झालावाड़ी मुख्य बोली है। झालावाड़ी मुख्य बोली, झालावाड़ आपको ध्यान है, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ आपको पता है, हाड़ौती हाड़ौती हाड़ौती, तो आपको सही उत्तर भी क्या है इसमें, हाड़ौती। ये दोनों कोई लैंग्वेज है नहीं, सोंदवाड़ी एक लैंग्वेज है। आगे चलते हैं, हाड़ौती ढूंढाड़ी की क्या है, ये उपबोली है। किसकी उपबोली, हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। यानी कि मुख्य बोली तो आपके है ढूंढाड़ी मारवाड़ी। ठीक है, तो ढूंढा उसी में से, ढूंढाड़ी में से निकली है आपके हाड़ौती। और हाड़ौती कहाँ बोली जाती है, तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसी क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश भी कहा जाता है। एक आता है सोंदवाड़ी, ये मालवी की उपबोली है। और क्षेत्र की बात करेंगे तो कहाँ बोली जाती है, ये भी झालावाड़ में बोली जाती है। ठीक है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था, तो ये एकीकरण का प्रश्न है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया था, क्या मध्य प्रदेश था वो, क्या बम्बई था, क्या गुजरात था, क्या राजस्थान था। इसका सही उत्तर होगा आपका बम्बई। बहुत से लोग गुजरात करके जरूर आए होंगे। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया था, बॉम्बे सरकार को। और वहीं 25 जनवरी 1950 को सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। दोनों तारीखें इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न बन चुका है। क्या भरोसा अगली बार किसी न किसी एग्जाम में इसमें प्रश्न बन जाए कि 25 जनवरी 1950 को सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर। ये प्रश्न रीट प्री में आया था, 2020-21 वाली में। फिर जस्ट इसके बाद रीट मेंस हुआ था, इसी के साथ वाला 2022 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था, यूं का यूं एसएस वालों के लिए। ये क्वेश्चन दूसरी बार छपा था रिचमेंट में। मेरा ये प्रश्न उत्तर कराने का औचित्य यही, क्या पता खुदा न खास्ता इसके इर्द गिर्द, क्योंकि वो जो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि वो आएगा ही आएगा इर्द गिर्द, यानी कि प्रश्न के पूरा अगर अपन खोल कर रखेंगे तो इसके अंदर से प्रश्न बनने के चांसेस आ जाएंगे अगले एग्जामों में। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार। यानी कि जो ये आपका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है और ये पूर्व पश्चिम जो विस्तार है राजस्थान का, तो इन दोनों की लंबाई में क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो इसका अंतर होगा सही 43 किलोमीटर। अब कैसे, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपका राजस्थान है, और राजस्थान में आपके ये गंगानगर से लगा करके सीधी लकीर वहाँ की होगी।
एक ये हो जाएगा और एक आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये तो हो गया पश्चिम दिशा। कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गई आपके पश्चिम दिशा, ये आपके पूर्व दिशा, ये आपके उत्तर और ये आपके दक्षिण दिशा। तो प्रश्न क्या कह रहा था, पूर्व से पश्चिम। तो बात करते हैं ये पूर्व से, सॉरी, पश्चिम से पूर्व, यानी कि पूर्व से पश्चिम अपने कितने किलोमीटर है, तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर की बात करेंगे तो 826 किलोमीटर आपके क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं हैं। अब इन दोनों के बीच का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो आपको सीधी सी बात है, अंतर कैसे निकालते हैं, 869 माइनस 826, 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3। यहाँ बसे, यहाँ 6, 6 में से 2 गए 4, 8 तो 0। सही उत्तर क्या आया, 43। यानी कि इन दोनों के बीच का अगर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर क्या है आपका, अंतर है। कितने किलोमीटर, 43 किलोमीटर अंतर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करूँ तो मैं साथ में लेके आया हूँ, तो आप ये ध्यान रखें। अब पूछ लिया जाए इस छोर पे आपके कौन सा गांव है, तो ये आपके जिला पड़ता है बांसवाड़ा, और यहाँ अपने कौन सा गांव है आखिरी छोर पे, बोरकुंडा। वहीं आता है श्री गंगानगर में, यह आता है आपके कोणा गांव, तो जिला पड़ता है श्री गंगा नगर। ठीक है, फिर बात करें अपन पश्चिम और इधर ये पूर्व। ठीक है, तो पश्चिम में आपका ये जिला कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर। और इस तरफ आपका जिला है धौलपुर। ठीक है, जैसलमेर में तो गांव आ गया कटरा गांव, और वहीं धौलपुर की बात करेंगे तो गांव आ जाएगा सिलाना गांव। ये आखिरी बिंदु है, इधर धौलपुर का सिवाना सिलाना गांव, उधर आपके जैसलमेर का कटरा गांव, उधर आपके सिंगनगर कोणा गांव, उधर आपका बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। ये इस राजस्थान के आखिरी बिंदु है। अपनों को क्या, इस प्रश्न का उत्तर सही था आपका 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न, रीड कोर में स्थापित किया गया, नवंबर 2004 को, अक्टूबर 2004 को, नवंबर 2011 को, या फिर अक्टूबर 2011 को। तो इसका सही उत्तर होगा आपके अक्टूबर 2004। सही उत्तर क्या होगा इसका, अक्टूबर 2004। और तारीख पूछे 1 अक्टूबर 2004। रीड कोर क्या है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। सड़क के संबंध में जो भी काम होते हैं, सड़क बनानी नहीं बनानी, टेंडर डालना, जो भी सड़क के संबंध में कार्य होता है वो कौन करता है, रीड कोर करती है, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, इसे राजस्थान में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सार्वजनिक या निजी भागीदारी पीपीपी कंपनी के रूप में स्थापित किया। पीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसे राजस्थान में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। कब किया गया, शुक्रवार के दिन किया गया, और 1 अक्टूबर 2004 को स्थापना की हुई। सड़क विकास को एक कंपनी समर्पित है। रीड को राजस्थान सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। किसके अंदर, तो आईएल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग कंपनी, और दूसरी है एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, दोनों के मध्य में संयुक्त उद्यम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है, अबुझ सावा, अबुझ सावा सभी को पता है। इसका सही उत्तर क्या होगा,
का सही उत्तर होगा आपके आखा तीज। ये दिन ऐसा है जिस दिन सर्वाधिक आपके क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं, क्योंकि इस दिन कोई मुहूर्त भी नहीं देखने की जरूरत पड़ती, मतलब 24 ही घंटे मुहूर्त है। आ, हिंदू सभ्यता में, मतलब सनातन धर्म में कहा जाए कि धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से आखा तीज एक ऐसा दिन आता है जिस दिन 24 ही घंटे में आप, मुहूर्त ही मुहूर्त है, कभी भी शादी कराओ। इस दिन शादी, नांगड़, गृह प्रवेश कहते हैं जिसको, मेवाड़ी में नांगड़ कहते हैं, गृह प्रवेश, जमीनें खरीदना वगैरह, दुकानों के उद्घाटन, कुछ भी हो सब इस दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन क्या है, सबसे बड़ा दिन है और कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये आती किस महीने में, वैशाख महीने में आती है। तो वैशाख महीने में आती है तो मैं आपको वैशाख महीने के सारे त्योहार पढ़ा दूं। यही हुआ कच्चा चिट्ठा। तो कृष्ण पक्ष में बात करें, और एक आता है शुक्ल पक्ष। देखो, हिंदी जो महीने चलते हैं उसमें 15-15 दिन के पखवाड़े चलते हैं। एक चलता है 15 दिन का कृष्ण पक्ष, और एक चलता है 15 दिन का शुक्ल पक्ष। जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर में वीक चलते हैं, 7 डेज के, 7-7-7, 4 वीक, एक महीने में 4 वीक। वहीं अपने अगर हिंदू कैलेंडर की बात करेंगे, पंचांग की, तो यहाँ पे आपके क्या चलते हैं, 2 पखवाड़े चलते हैं, एक 15 दिन का पखवाड़ा और एक आपके 15 दिन का पखवाड़ा। टोटल होते हैं 30 दिन। एक होता है आपका कृष्ण पक्ष और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है। अब कृष्ण पक्ष के त्योहारों की बात करें तो एक त्योहार आता है धिंगा गवर। क्या नाम आता है, धिंगा गवर। इसका मेला लगता है आपके जोधपुर में। आता कब है, तो कृष्ण पक्ष, वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब आता है, VK3। क्या याद रखना है, VK3, वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है। फिर आप पता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जिनकी अभी अपन ने बात करी थी, तृतीया को आखा तीज मनाई थी। हिंदी में अगर शुद्ध भाषा में कहें तो अक्षय तृतीया। इसी दिन बीकानेर की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है। और सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, तो अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर। अब याद कैसे रखना है, तो VS3 याद रखोगे, VS3। ठीक है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अपने आखा तीज आती है। तो आखा तीज कब आती है, VS3 को। बाकी यूँ देखो, डबल बार 5 है, एक ये आता है रोमन संख्या का 5 है, और ये गणित का 5 है, और ये 3 है, 55-3। ठीक है। अपने अपने तरीके हैं याद करने के। फिर आती है इसी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इस दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन ही मनाई जाती है पीपल पूर्णिमा। इसी दिन मनाई जाती है परशुराम जयंती। बुद्ध भगवान का इस दिन जन्म माना। ठीक है। अब पूर्णिमा के ही दिन वैशाख में कुछ मेले लगते हैं, जैसे मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ पूर्णिमा को लगता है। बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर पूर्णिमा को लगता है। नक्की झील मेला माउंट आबू पूर्णिमा को लगता है। गौतमेश्वर मेला अरनोद जो प्रतापगढ़ में लगता है, वो भी कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। और गौतमी सागर मेला जालरा पाटन जो मालानी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी गांव सिरोही में लगता है, और ये भी कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है। ये सारे के सारे कब लगते हैं, तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को ये मेले लगते हैं। कौन कौन से, मातृकुंडिया, बाणगंगा, नक्की झील, गौतमेश्वर मेला, और गोमती सागर और मार्कंडेश्वर। ये तो उसकी क्या है, तिथि है, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। मगर इसमें बहुत बार जगह पूछ ली जाती है। मातृकुंडिया मेला कहाँ है, चित्तौड़ में। बाणगंगा विराटनगर, नक्की झील माउंट आबू, गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़, गौतमी सागर झालरापाटन झालावाड़, और मार्कंडेश्वर कहाँ है, तो अपने सिरोही में। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। मेले बहुत सब इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मेलों का प्रश्न आता है। अन्य मेले जो वैशाख में ही आते हैं, ये मेले भी किस महीने में आते हैं, वैशाख महीने में ही आते हैं। धिंगा गवर बेतमार मेला, क्या नाम है, धिंगा गवर बेतमार मेला जोधपुर में आता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। गेर मेला आबू रोड पे लगता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में लगता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। अब ये दोनों मेले कब लग रहे हैं, तो अपने आखा तीज पे लग रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा,
गेर मेला और नारायणी माता का मेला दोनों कब लग रहे हैं आपके? आखा तीज पे। और वैशाख कृष्ण तृतीया यानी कि दिंगा गवर के दिन कौन सा मेला लग रहा है? तो आपका दिंगा गवर बेतमार मेला। अगला क्वेश्चन आता है, बेवाण कला संबंधित है, क्या वो प्रस्तर मूर्ति कला संबंधित है, क्या वह मृण कला संबंधित है, क्या वह आंगन चित्रण से संबंधित है, क्या वह काष्ठ कला से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा आपका काष्ठ कला। व्यवहार किससे संबंधित है? तो काष्ठ कला से। ठीक है, तो काष्ठ कला पूरा ही पढ़ लेते हैं, है ना। हस्तकला, ये आपके हस्तकला का टॉपिक है। ठीक है, काष्ठ कला, लकड़ी के क्या बनाए जाते हैं भाई? मंदिर बनाए जाते हैं। काष्ठ कला में क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं राजस्थान में। और ये सर्वाधिक या पूछा जाए सबसे मुख्य केंद्र की बात करूं मैं, फेमस जगह, वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। तो पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछा हुआ है ये, चलो उन्होंने पूछा है बेवाण किससे संबंध रखता है, बाकी बहुत बार मोस्टली प्रश्न ये पूछा गया है तो काष्ठ कला का संबंध किस जगह से तो है, तो वह है बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है, खेरादी समुदाय, कौन सा समुदाय इसको इसमें लीन है, कार्य में लीन है? तो खेरादी समुदाय का परंपरागत व्यवसाय कौन सा है? तो काष्ठ कला। मुख्य कारीगर कौन है भाई? मांगीलाल मिस्त्री। कौन है मुख्य कारीगर? मांगीलाल मिस्त्री। मंदिर के प्रकार की बात करेंगे, दो प्रकारों से मंदिर बनते हैं, एक आता है कावड़ और एक आता है बेवाण। इसी के लिए आपको प्रश्न पूछा था कि कावड़ अनेक दरवाजों वाला मंदिर होता है और बेवाड़ एक दरवाजा वाला मंदिर होता है। कावड़ में ऐसा लकड़ी का मंदिर बनाते हैं जिसमें अनेक दरवाजे होते हैं। ठीक है, चारों इधर उधर, जैसे आपने मंदिर देखो ना, इधर से खुला, इधर से खुला, सामने से खुला। वहीं अगर बेवाण बताएंगे तो वो केवल मात्र सामने से, यानी एक ही दरवाजा होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके बेवाण कहलाते हैं। ठीक है, ये पहली बार ही पूछा है, बहुत कम इसके बारे में प्रश्न नहीं पड़ा। ये पूछा हुआ है, कावड़ पूछा हुआ है, इसके अलावा मांगीलाल मिस्त्री के लिए पूछा हुआ है, खेरादी समुदाय के लिए पूछा हुआ है, बसी चौड़ को पूछा हुआ है, और लकड़ी के मंदिर के बारे में भी पूछा हुआ है। ठीक है, अगला आता है, अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो अकवाली निक्षेप है राजस्थान में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है क्या? तांबे के लिए प्रसिद्ध है क्या? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है क्या? या फेल्ड्सपार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके सही उत्तर इसका है आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तांबे के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। इसका भंडारण झुंझुनू, सीकर, अलवर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में। तांबे का भंडारण कहाँ कहाँ है? झुंझुनू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झुंझुनू, सीकर, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे, चारों पांचों जिलों के नाम लिए मैंने। झुंझुनू की बात करें, कोल्हन, खेतड़ी और चांदमारी। खेतड़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकर में बात करेंगे, बन्नों की डाणी, नीम का थाना। अलवर में बात करेंगे, खोदरीबा। उदयपुर में बात करेंगे, अंजलि सरोवर, अंजनी सनुबर। और चित्तौड़गढ़ में बात करेंगे तो बागेल वारी क्षेत्र। अब आपको ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अलवर में तांबे की खान कौन सी है? खोदरीबा। ये आपको जगहों के नाम भी देखने हैं, दो तीन बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपके मैंने आज प्रश्न ले लिए हैं आपके 11 से 14 से 25 है, 11 से 25 मैंने आपके ये आज प्रश्न ले लिए हैं। कल अपन लेंगे 25 से लगभग 50 तक भी कोशिश करूंगा मैं ले पाऊँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न ले पाए, मगर मैटर बनाने, उसको टाइप करने, टाइप करके प्रस्तुत करने में इतना समय लगता है। और यहाँ टीम हम स्वयं ही करते हैं, तो इसलिए समय लग जाता है थोड़ा सा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छा से अच्छा मैटर जोड़ पाएँ। ठीक है, क्लासें बहुत शानदार तरीके से चल रही है। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी अपने यहाँ चल रही है, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। और मैथ्स केवल मात्र किसी स्पेशल की बात नहीं करूँगा मैं, प्रमुख बात करूँ तो मैं रीड के लिए है, आने वाली वीडियो भर्ती के लिए है मैथ्स। और इसके अलावा ऑल एग्ज़ाम जिसमें भी अपने क्या आती है, मैथ्स आती है, और मैथ्स के लिए सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अभी तक 5 से 6 क्लास से टॉपिक लग चुकी है। इसके अलावा आपके राजस्थान कला संस्कृति की क्लास भी लग रही है। इसके अलावा आपके हिंदी की क्लासेस अपलोडेड हैं। इसके अलावा आपके अभी हिस्ट्री की क्लासेस भी चालू कर दी है, जिसमें आपके अभी तक सभ्यता की क्लास लगी है, भारत का परिचय लगा है, और अभी कल सांगा की क्लास भी, मेवाड़ के इतिहास की भी क्लास लगी थी। तो ये क्लासें आपके लिए ही लगी जा रही हैं, तो इनको देखें, पढ़ें। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें बताएं, उसका सुधार किया जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं वापस उसी टाइम पे जिस टाइम पे अपन रोज़ मिलते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।